हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का। फ्लावर के स्ट्रक्चर में कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और एसेसरी पार्ट्स भी जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? पेडिसल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से कोई भी फ्लावर किसी भी प्लांट से अटैच्ड होता है, पेडिसल। आफ्टर दैट एक स्वोलन बेसल पार्ट होता है जिसका नाम है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस का फंक्शन है इट बेयर ऑल द फ्लोरल हॉर्न्स। इसके ऊपर सारी की सारी फ्लोरल हॉर्न्स, फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं थैलेमस के ऊपर। नेक्स्ट इज सेपल, small leaf-like structures which are present at the base of a flower or base of petals, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेपल। सेपल के ग्रुप को कहते हैं कैलेक्स। ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या कहेंगे? कैलेक्स। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पेटल्स। पेटल्स जनरली जो कलर्ड पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का उसको हम कहते हैं पेटल्स और ग्रुप ऑफ पेटल को हम कहते हैं कोरोला। पेटल अगेन एक नॉन एसेंशियल और एसेसरी पार्ट है किसी भी फ्लावर का। इसका रिप्रोडक्शन में कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता, बट कलरफुल होने की वजह से ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी फ्लावर का जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम या स्टेमन। एंड्रोशियम या स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं कार्पल या पिस्टल। तो हमने देखा एक फ्लावर में दो तरीके के पार्ट होते हैं, असेंशियल, नॉन एसेंशियल, या जिसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव और एसेसरी। रिप्रोडक्टिव जो मेन रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में, एसेसरी जो मेन रोल प्ले नहीं करते बट समहाउ किसी ना किसी तरीके से दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए क्या है? उसका फ्लावर। एक फ्लावर के ऊपर 4 होल्स होती हैं जिसको हम फ्लोरल अपेंडेजेस भी कहते हैं। सबसे फर्स्ट जो फ्लोरल हॉर्ल है कैलेक्स। कैलेक्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या कहते हैं? कैलेक्स। क्या है ये? एक नॉन एसेंशियल हॉर्ल है या इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टीराइल, कि इसका रिप्रोडक्शन में कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता। सेकंड इज कोरोला, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहेंगे? कोरोला। कोरोला अगेन एक नॉन एसेंशियल हॉर्ल है जिसका डायरेक्ट कोई भी रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन में। थर्ड इज एंड्रोशियम। स्टैमन्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम क्या है? मेल यूनिट है और ये एक एसेंशियल पार्ट है और फर्टाइल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। आगे गाइनोशियम। कार्पल्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? गाइनोशियम कहेंगे। कार्पल भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एसेंशियल पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। अब हार्मोनल चेंजेस की वजह से फ्लावर बनता कब है? किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन होता कब है? अब प्लांट में कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स बनते हैं जैसे कि फ्लोरिजन, जिसकी वजह से जो सूट अपाइकल मेरिस्टम है सैम, वो किस में चेंज हो जाएगा? फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाएगा। फ्लोरल मेरिस्टम ग्रो करेगा, ग्रो करके क्या बनाएगा? इनफ्लोरोसेंस एक्सिस, और इनफ्लोरोसेंस एक्सिस के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं फ्लोरल बर्ड्स। फ्लोरल बर्ड्स ओपन करके क्या बनाएंगी? फ्लावर्स बनाएंगी। अब एक टर्म आती है एंथेसिस। एंथेसिस क्या होता है? एंथेसिस होता है फ्लोरल बड की ओपनिंग। किसी भी फ्लोरल बड की ओपनिंग को क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं। तो हमने देखा कि फ्लोरिजन की वजह से, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से किसी भी फ्लावर में जो स्यूट अपाइकल मेरिस्टम है वो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होएगा, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस बनाएगा। इनफ्लोरेसेंस एक्सिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? फ्लोरल बड्स, और फ्लोरल बड्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? फाइनली ओपन हो जाती है फ्लावर के अंदर, और इस टर्म को हम क्या कहते हैं? एंथेसिस। नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ए फ्लावर। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है किसी भी फ्लावर का, इसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन फर्दर 2 पार्ट से बना हुआ होता है। एक बाइलोब स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे एंथर,
और अगेन एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, डंडी जैसा पार्ट, जिसको हम कहेंगे फिलामेंट। अब फिलामेंट फ्लावर के थैलेमस से अटैच्ड होता है। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो अटैच होएगा थैलेमस से। फिलामेंट का जो डिस्टल पार्ट है वो अटैच होगा एंथर से। फर्दर अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड होएगा, इसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होती है, डाइथिकस, दो थीका प्रेजेंट होते हैं, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। Each lobe of anther is known as theca and theca is connected by connective tissue। जो दो lobes हैं एंथर की, ये किससे कनेक्टेड होती है आपस में? कनेक्टिव टिश्यू से। नेक्स्ट हम बात करें फिलामेंट की, तो फिलामेंट क्या है? फिलामेंट एक सिलेंडर जैसा सिलेंड्रिकल पार्ट है, स्टीराइल है, कोई फंक्शन नहीं है इसका फर्टिलाइजेशन में। और फिलामेंट किससे अटैच होता है? थैलेमस से प्रॉक्सिमली, और डिस्टली किससे अटैच होता है? एंथर से। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अगर हम एंथर की डेवलपमेंट की बात करें तो इमेच्योर एंथर में, कोई इमेच्योर एंथर, एंथर जो है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसके बाहर प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं हम आर्केस्पोरियल सेल्स। आर्केस्पोरियल सेल्स क्या बनाती है? आर्केस्पोरियल सेल्स बनाएंगी स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू जिससे फर्दर जाके, आगे जाके पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो एंथर के अंदर, एंथर के बाहर एपिथेलियम, एपिथेलियम के अंदर आर्केस्पोरियल सेल्स, एंड आर्केस्पोरियल सेल्स क्या बनाएंगी? स्पोरोजीनस टिश्यू। आर्केस्पोरियल सेल्स 3 लेयर बनाएंगी। जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर है वो प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करेंगी, और जो इनर लेयर है वो क्या बनाएगी? स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू की हर सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, एमएमसी या पीएमसी। अब यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। इसमें हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। हर माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स होती है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम, थर्ड लेयर होती है इसमें मिडल लेयर, और इनर मोस्ट एंड द लास्ट लेयर इज टेपेटम। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होगी? टेपेटम, जो स्पोरोजीनस टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेजेंट होती है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, हर माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स हो गई। आउटर 3 लेयर्स किसका फंक्शन परफॉर्म करेंगी? प्रोटेक्शन का। और जो इनर मोस्ट लेयर है टेपेटम, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी? न्यूट्रिशन और नरिशमेंट का। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजीनस टिश्यू, जो किससे बना था? जो आर्केस्पोरियल सेल्स से बना था। और स्पोरोजीनस टिश्यू की हर सेल को हम क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो फर्दर मियोसिस करके किसकी फॉर्मेशन करेगी? पॉलन ग्रेन्स की। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है वस्कुलर स्ट्रैंड। वस्कुलर स्ट्रैंड क्या है? ये वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फिलोएम, जो यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है ये 4 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेप्टम, जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था। उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एपिडर्मिस में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है सेल की? तो 1। एपिडर्मिस सिंगल सेल्ड लेयर होती है। एंडोथीसियम अगेन सिंगल सेल्ड लेयर होती है। मिडल लेयर 1 to 3 सेल थिक होती है। मिडल लेयर में 1 से 3 सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। टेपिटम अगेन क्या होती है? सिंगल सेल लेयर होती है। अगर हम वॉल की बात करें तो एपिडर्मिस की वॉल होती है थिन, थिन वॉल्ड सेल्स होती है। एंडोथीसियम थिक वॉल्ड, मिडल लेयर अगेन थिन वॉल्ड होती है, और टेपिटम भी क्या होती है? थिन वॉल्ड होती है। डेड या लिविंग, नेक्स्ट है अपना डेड या लिविंग। एपिडर्मिस लिविंग टिश्यू है, लिविंग सेल्स है इसकी। एंडोथीसियम डेड सेल्स, मिडल लेयर अगेन लिविंग, और टेपिटम की सेल्स भी क्या होती है? लिविंग होती है।
न्यूक्लियस की बात करें तो एपिडर्मिस यूनिन्यूक्लिएट सेल्स होती है, उनके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर सेल के पास। एंडोथीशियम डेड सेल है तो न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होगा। मिडल लेयर अगेन यूनिन्यूक्लिएट होती है और टेपिटम होती है मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, फ्लोइडी लेवल की बात करें, हैप्लोइड है, डिप्लोइड है, ट्रिप्लोइड है या टेट्राप्लोइड है। तो एपिडर्मिस हैप्लोइड, एंडोथीशियम कोई प्लोइड ही नहीं क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है। मिडल लेयर अगेन हैप्लोइड, सॉरी डिप्लोइड सेल्स होती है। एपिडर्मिस डिप्लोइड, मिडल लेयर भी डिप्लोइड और टेप्टम में आ जाएगी मल्टीप्लोइड, मल्टीप्लोइड सेल्स प्रेजेंट होती है टेपिटम के अंदर। अब अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है? एपिडर्मिस का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग। ये प्रोटेक्ट करेगा स्पोरोजीनस टिश्यू को और कवर करेगा। एंडोथीशियम का क्या फंक्शन होता है? एंडोथीशियम का फंक्शन होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर जब मैच्योर हो जाएगा तो उसकी डेहिसेंस या रप्चर, उसको फटने में कौन मदद करेगा? एंडोथीशियम, सो दैट पोलन ग्रेन्स विल एक्सपोज टू द पॉलिनेटिंग एजेंट। पोलन ग्रेन क्या हो सके, बाहर आ सके और पॉलिनेटिंग एजेंट उनको ट्रांसफर कर सके। तो डेहिसेंस में कौन हेल्प करेगी? एंडोथीशियम। मिडल लेयर स्टोरेज का फंक्शन होता है इसका, और क्या स्टोर करती है? स्टार्च स्टोर करेगी। टेपिटम, टेपिटम का फंक्शन होता है इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या देती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो ये हो गए हमारे 4 लेयर्स जिनके फंक्शंस हमने पढ़े और जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर या जिसको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं, या आप कह सकते हो मेल गैमेट की फॉर्मेशन, किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पोलन मदर सेल से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, किसके थ्रू होती है? मियोसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसके थ्रू होती है? मियोसिस के थ्रू होती है। स्पोरोजीनस टिश्यू, हमने पीछे पढ़ा कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू। तो स्पोरोजीनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम का किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल्स के अंदर। जो हर माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या करती है? वो मियोसिस करेगी, और मियोसिस से हमने पढ़ा है कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है, माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेगी। तो हर माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाएगी? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड या 4 पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेगी। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो साइटोकाइनेसिस है तो सेल डिवीजन ही। सेल डिवीजन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, सक्सेसिव टाइप और साइमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप कि पहले ये माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, इसमें मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 से 2 माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर में अगेन मियोसिस 2 होती है, देन क्या बन गया हमारे पास? 4 माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हो गई। तो इसको कहते हैं सक्सेसिव टाइप। ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है? मोनोकोट में। और सक्सेसिव टाइप में जो 4 पोलन ग्रेन्स हमारे बनेंगे वो इस तरीके से अटैच होंगे, आइसोबाइलेटरली लीनियर फॉर्म में अटैच होंगे एक दूसरे से। साइमल्टेनियस टाइप किसमें देखने को मिलती है? डाइकोट्स के अंदर साइमल्टेनियस टाइप देखने को मिलेगी। इससे जो पोलन ग्रेन्स, जो पोलन टेट्राड बनेंगे वो टेट्राहेड्रल टाइप बनेंगे, इस तरीके से कि आपको 3 पोलन ग्रेन सामने से विजिबल होंगे, 4th वाला इसके पीछे प्रेजेंट होता है। तो साइमल्टेनियस में टेट्राहेड्रल टेट्राड बनेगा और सक्सेसिव टाइप में लीनियर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट, पोलन टेट्राड कितने टाइप के हो सकते हैं? आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल, टी शेप, लीनियर और डेसिकेट। जो ज्यादातर देखने को मिलते हैं वो टेट्राहेड्रल, मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं? टेट्राहेड्रल। कि जब 4 पोलन ग्रेन बनेंगे हर माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो वो किस तरीके से अटैच्ड हो सकते हैं एक दूसरे से? आइसोबाइलेटरली अरेंज हो सकते हैं,
टेट्राहेड्रली अरेंज हो सकते हैं, टी शेप में अरेंज हो सकते हैं, लीनियर अरेंज हो सकते हैं, या डेक्यूसेट तरीके से अरेंज्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन, जिसको मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन की स्टडी को कहते हैं पैलिनोलॉजी। ठीक है। पोलन ग्रेन कैसी शेप के होंगे? स्फेरिकल होंगे शेप में और साइज में, लाइट येलो कलर के होंगे। क्या क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सारी सेल ऑर्गेनेलीज पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। डायमीटर कितना होगा? ऑन एन एवरेज 25 to 50 मीटर पोलन ग्रेन्स का डायमीटर होता है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स है वो रिच होते हैं किसमें? रिजर्व फूड में रिच होते हैं। उनके पास बहुत सारा स्टोर्ड फूड होता है, जिस वजह से इनको एज एन सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में। लिपिड बॉडीज प्रेजेंट होती है। जो पोलन वॉल होती है उसको कहते हैं स्पोरोडम। पोलन वॉल को क्या कहा जाएगा? स्पोरोडम। स्पोरोडम में दो लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। जो आउटर लेयर एक्साइन है ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन। और जो स्पोरोपोलेनिन है ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है जो रेजिस्टेंट होएगा एल्कली से, एसिड से, पीएच से और हाई टेम्परेचर से। तो आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन which is made up of sporopollenin, and sporopollenin is resistant to high temperature, pH, alkali और acid. High temperature, pH, acid और alkali. इनर लेयर को क्या कहेंगे? इनर लेयर इंटाइन। इंटाइन बनेगी सेल्यूलोज प्लस पैकेटिन से। इंटाइन किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज प्लस पैकेटिन। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एक्साइन में जो स्पोरोपोलेनिन है, कई जगह पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है, उसको क्या कहेंगे हम? जर्म पोर। आप ये भी कह सकते हो कि स्पोरोपोलेनिन से जो आउटर मोस्ट लेयर बनती है उसमें जगह जगह पर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होगी, या आप ये कह सकते हो कि पोर लाइक स्ट्रक्चर, छेद होंगे, जिसको क्या कहेंगे हम? जर्म पोर कहेंगे। जिसके थ्रू क्या निकलती है? जिसके थ्रू, जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। तो जहां पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होगी उसको क्या कहेंगे? जर्मपोर। जर्मपोर से क्या निकलेगी? पोलन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जर्मपोर से क्या निकलेगी? पोलन ट्यूब निकलेगी। अब मैच्योरिटी पे पोलन ग्रेन के पास दो सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जब एक पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होती है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। ये एक पोलन ग्रेन है। अब फर्दर जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का शेप और स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा वेराइटीज, वेरिएबिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। अब पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होंगी, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल कैसे बनी? पोलन ग्रेन के अंदर होता है माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन, एसिमेट्रिकल माइटोसिस डिवीजन, जिससे एक बड़ी सेल बनती है जिसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, एक छोटी सेल बनेगी जिसको कहेंगे जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली होती है, इसके पास बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है और इररेगुलर इसका न्यूक्लियस होएगा। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये तैरती रहती है। अब ये होगी टू सेल स्टेज। दो सेल है हमारे पास, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, तो इसको हम कहेंगे दो सेल स्टेज या टू सेल स्टेज। ज्यादातर क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन्स है वो इस टू सेल स्टेज में प्लांट से शेड ऑफ हो जाते हैं। शेड ऑफ मतलब एंथर की रप्चरिंग होगी, एंथर की डेहिसेंस होगी, पोलन ग्रेन बाहर निकल गए और इधर उधर गिर गए प्लांट से नीचे, तो शेड ऑफ, झड़ना, गिरना। तो लगभग 60% प्लांट में पोलन ग्रेन्स टू सेल स्टेज में शेड ऑफ हो जाते हैं प्लांट से। बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जो 40% प्लांट बच गए उनमें ये जो जनरेटिव सेल है ये अगेन डिवाइड करेगी। लार्ज वाली वेजिटेटिव थी अपने पास, स्मॉल वाली कौन सी थी? जनरेटिव।
तो 40% प्लांट में जनरेटिव सेल दोबारा से डिवाइड करेगी, ठीक है, और डिवाइड करके क्या बनाएगी, माइटोसिस से। कैसे डिवाइड करेगी, माइटोसिस। मियोसिस सिर्फ एक ही बार होती है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो माइटोटिकली ये डिवाइड करेगी और क्या बना देगी, दो मेल गैमेट की फॉर्मेशन कर देगी। तो अब टोटल अपने पास कितनी सेल्स होगी, टू मेल गैमेट्स, ठीक है, और एक वेजिटेटिव सेल, तो टोटल कितनी सेल होगी, थ्री सेल्स। इसको हम कहते हैं थ्री सेल्ड स्टेज। तो 60% प्लांट के पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज पे शेड ऑफ हो जाते हैं, बचे हुए 40% प्लांट के पोलन ग्रेन थ्री सेल स्टेज पे प्लांट से क्या होते हैं, शेड ऑफ होते हैं। 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स shed off at two cell stage, ठीक है, and in 40% the generative cell divide to form two male gametes, ठीक है, और किस इसको क्या बोलेंगे, थ्री सेल स्टेज, थ्री सेल स्टेज, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, तो पीछे हमने बात की थी कि इसके पास बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल होता है, प्लस लिपिड भी स्टोर्ड होता है पोलन ग्रेन के अंदर। तो इस वजह से पोलन ग्रेन को एज ए फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है, और सम टाइम पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एज वेल एज रेसिंग हॉर्स। जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं उनकी, और कुछ जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए एज ए फूड सप्लीमेंट भी किसका यूज करते हैं, पोलन ग्रेन का। पोलन टैबलेट्स की फॉर्म में वो अवेलेबल होते हैं, यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट, ठीक है। अब क्या कोई इसकी लिमिटेशन है, क्या कोई ड्रॉबैक भी है पोलन ग्रेन्स के हमारे लिए? ड्रॉबैक ये है कि कुछ स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स, जैसे कि पार्थेनियम है, जिसको कैरेट ग्रास या गाजर घास भी हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, दे कॉज एलर्जी। वो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, जैसे रनिंग नोज, वाटरी आईज, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। किस वजह से होगी, एलर्जिक रिएक्शंस पोलन ग्रेन्स की वजह से होगी। तो ये क्या है, इसकी एक ड्रॉबैक है। या कुछ सिवियर केसेस में ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है। तो पोलन ग्रेन्स can also cause pollen allergy, pollen allergy, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें, पार्थेनियम। अब पोलन वायबिलिटी क्या होता है, पोलन वायबिलिटी, वायबिलिटी होता है बेसिकली एक तरीके से एक्सपायरी डेट। वायबिलिटी क्या हो जाएगा, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट क्या होता है, हर चीज पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। क्या होता है एक्सपायरी डेट की, इस टाइम पीरियड के बाद अगर आप इस चीज को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इट विल नॉट वर्क दैट मच इफेक्टिवली। तो वो काम ही नहीं करेगी उस तरीके से, उतना इफेक्टिव वर्क ही नहीं करेगी, हो सकता है वो कुछ साइड इफेक्ट भी कर दे। तो पोलन वायबिलिटी, पोलन ग्रेन्स की क्या एक्सपायरी डेट होती है, पोलन वायबिलिटी वो टाइम पीरियड जब तक कोई भी पोलन ग्रेन जर्मिनेशन कर सकता है, the time period up to which a pollen grain is able to germinate if it is transferred to the स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। अगर किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे उसको ट्रांसफर किया जाए और वो जर्मिनेशन के लिए एबल है, तो उस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे हम, पोलन वायबिलिटी। जब पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू जर्मिनेट पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब ही नहीं बना पाएंगे वो, और ना फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं और ना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो पोलन वायबिलिटी क्या हो जाएगा, इट इज द टाइम पीरियड up to which a pollen grain is able to germinate
if it is transferred to the stigma of a flower. तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, पोलन वायबिलिटी। अब पोलन वायबिलिटी के ऊपर दो चीजों का असर पड़ता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये दो ऐसी चीजें हैं जो पोलन वायबिलिटी को इफेक्ट करेंगी। अब अगर पोलन वायबिलिटी का कुछ हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ जैसे अपने सीरियल प्लांट्स है, राइस है, व्हीट है, मेज है, इनमें जो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी होती है वो 30 मिनट्स होती है, कि अगर विद इन 30 मिनट्स उनको स्टिग्मा मिल गया, स्टिग्मा के ऊपर वो ट्रांसफर हो गए, तो वो जर्मिनेट कर सकते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स देर इज नो यूज ऑफ ट्रांसफरिंग सच पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। कोई फायदा ही नहीं उनको ट्रांसफर करने का, बिकॉज दे आर नो मोर लॉन्गर अवेलेबल और दे आर नो मोर एबल टू जर्मिनेट इनटू द पॉलन ट्यूब, वो जर्मिनेट करने में एबल ही नहीं होंगे। और सेकंड एग्जांपल इसमें आ जाएगा, जैसे अभी हमने बात की सीरियल्स में पोलन वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट्स की, कि 30 मिनट के अंदर अगर ट्रांसफर कर दिया तो जर्मिनेशन हो जाएगा। सेकंड हम बात करें, कुछ फैमिलीज है जैसे कि सोलेनेसी, रोजेसी, मालवेसी, इसमें पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी अप टू सेवरल मंथ्स होती है, अप टू सेवरल मंथ्स, कि कई महीने तक पोलन ग्रेन है वो वाइएबल रहेगा। अब क्या हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं? बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। तो पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है पोलन बैंक्स में, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, इट इज द स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स in liquid nitrogen at a temperature of -196 डिग्री सेल्सियस। तो -190 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है, किसके अंदर, पोलन बैंक्स के अंदर। क्यों स्टोर किया जाता है? ताकि हमें कभी भी कोई भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है, कोई भी लैब में हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमारे पास पोलन ग्रेन्स इजिली अवेलेबल हो, इसके लिए पोलन स्टोरेज की जाती है। यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। थैंक यू।